आदाब फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLED हॉस्पिटल जम्मू से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको हम GERD भी बोलते हैं। GERD में हम डिस्कस करेंगे, एक तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, इसका बीमारी का कितनी कॉमन है, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ये कैसे होती है बीमारी, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं GERD के, और इसमें हमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट और इसमें परहेज़ क्या है। क्योंकि इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप समझ लीजिए हर 6 या 7 में से एक जो मरीज़ है उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है इंडिया में। एशिया में जो है 5 से 15% पॉपुलेशन है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में आप समझ लीजिए हर 3 में से एक मरीज़ को ये प्रॉब्लम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की। अब जो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी होगी कि इसका रीज़न क्या है, इस बीमारी का क्यों ये होती है बीमारी। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो हो गया ईसोफिल, जो फूड पाइप है, फूड पाइप का जो डिफेंस है, वो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि अगर उसमें कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ जाए तो मरीज को रिफ्लक्स हो सकता है। ईसोफिजियल डिफेंस मैकेनिज्म जो है, ये हम 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया जो फूड पाइप, जो उसकी पेरिस्टालसिस, जो फूड पाइप की चाल होती है, उससे जो है ये खाना जो है वो क्लियर हो जाता है। और दूसरा जो होता है केमिकल क्लियरेंस। केमिकल क्लियरेंस जो होती है, मतलब है कि जो दवाई ने जो कि खाना ऊपर आ जाए, उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। वो होता है एक ऐसा निज़ाम है कि एक सलाइवा, जिसको हम मतलब थूक बोलते हैं, इस सलाइवा जो होता है ये नॉर्मली अल्कलाइन होता है, तो ये जब भी एसिड ऊपर आ जाता है इसको ये क्लियर कर देता है। तो इसमें इन दोनों जो मैकेनिज्म हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। और अगर इसमें कोई एबनॉर्मल पेरिस्टालसिस, मतलब अगर कोई चाल में प्रॉब्लम हो जाए जिससे कि इनएफिशिएंट हो जाती है, या कि कोई हमें सलाइवेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन दोनों चीज़ों की वजह से मरीज को जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं डिसफंक्शन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो फूड पाइप होता है उसमें एक वाल्व होता है लोअर एंड पर, जो कि इसको मैदे को और फूड पाइप को जो है एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि खाना ऊपर नहीं आता है। अगर उस जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उस वजह से भी मरीज को जो है वो रिफ्लक्स हो सकता है। तो लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसका डिसफंक्शन कैसे हो सकता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये सबसे कॉमन मैकेनिज्म हो। ट्रांजिएंट हो गया कि थोड़ी देर के लिए जो है फूड पाइप की रिलैक्सेशन हो जाती है, या कभी कभी परमानेंट एलियस रिलैक्सेशन हो जाती है। जो लोअर फूड पाइप का जो स्फिंक्टर है उसमें कभी कभी परमानेंट भी रिलैक्स हो जाता है, या कभी कभी क्या हो गया कि फूड पाइप का जो है जो पेट का प्रेशर बढ़ जाए, वो भी अगर थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, तो उस वजह से भी मरीज को जो है ये जो फूड पाइप का जो लोअर का जो स्फिंक्टर, उसका प्रेशर अगर ओवरकम हो जाए, तो उससे भी मरीज को जो है ये रिफ्लक्स हो सकता है। तीसरा मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटीम। अगर जो मैदा है, स्टोमक, अगर उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाए, उस वजह से भी मरीज को, क्योंकि वो खाना उधर ही रहेगा ज़्यादा टाइम पे, तो वो रिफ्लक्स हो सकता है पीछे। अब इसमें जो डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें एक तो हो गया कि अगर मरीज़ का जो स्टोमक का प्रेशर बढ़ जाए, उसमें जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर, ये भी प्रेशर जो है ये लोअर जो फूड पाइप का जो लोअर स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करवा सकता है, और उस वजह से भी मरीज़ को जो है जो रिफ्लक्स हो सकता है। काफ़ी सारी इस पर रिसर्च हो चुकी है डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे, कि क्या ये इसका रोल है और इसमें रिफ्लक्स में, और ज़्यादातर रिसर्च यही बोलती है कि इसका भी थोड़ा सा रोल पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ हमने जाना है कॉजेज़ पे, कि किन किन चीज़ों से जो है ये जो फैक्टर्स, कौन कौन से रीज़न है जिस वजह से कि मरीज को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम GERD बोलते हैं, वो हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया एक कंडीशन होती है जिसमें कि जो फूड पाइप होती है उसमें
जो नॉर्मली एक यहाँ पे छाती के नीचे एक डायाफ्राम होता है, जो कि एक मसल लेयर होती है जो मैदे जो नीचे वाला जो एब्डोमेन का कंपोनेंट है और ऊपर वाला छाती का कंपोनेंट जो है उसको अलग रखती है। अब इसी ये जो डायाफ्राम होता है ये एक फ्लैट मसल होती है। इस डायाफ्राम में एक हाइटस ओपनिंग होती है जहाँ से कि फूड पाइप जो है नीचे पास हो जाती है एब्डोमेन में और मैदे के साथ कनेक्ट करती है। हाइटस हर्निया में क्या हो जाता है कि जो ये ओपनिंग होती है ये थोड़ा सा लूज हो जाती है और जो स्टोमक जो है वो ऊपर आ जाता है, मतलब वो फूड पाइप छाती में आ जाता है। तो ये हाइटस हर्निया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD का। दूसरा जो कॉमन रीज़न है वो हो गया ओबेसिटी। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, कोई वेट किसी का ज़्यादा है, उस वजह से भी मरीज़ को जो पेट का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बोलते हैं। ये भी एक चीज़ जो है ये बोला जाता है कि वज़न और ओवरवेट लोगों में भी रिफ्लक्स डिजीज़ कॉमन होती है। तो ये ज़्यादातर हम बोलते हैं एब्डोमिनल प्रेशर जो है अगर वो ज़्यादा हो जाए उस वजह से होता है। तीसरा हो गया प्रेगनेंसी। काफ़ी सारी जो फीमेल्स हैं उनमें भी एसिड रिफ्लक्स पाया जाता है ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी। ये जो रिफ्लक्स होता है ये टिपिकली रिजॉल्व हो जाता है जब भी बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं रिफ्लक्स के ये रिजॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद जो हो गई कुछ चीज़ें और जो कि जैसे दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ जो हैं वो नोटोरियस हैं फॉर कॉजिंग, मतलब जिससे कि रिफ्लक्स हो सकता है। तो कॉमन दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं, हार्ट की दवाइयाँ जिनको हम बीटा एगोनिस्ट बोलते हैं, या नाइट्रेट्स होते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये कॉमनली जो हैं ये जो हैं ये रिफ्लक्स कर सकती हैं। या कभी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स ज़्यादातर कभी कभी ले लेती हैं गायनी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, वो भी फूड पाइप को रिलैक्स कर सकती हैं। ये कुछ लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसमें निकोटीन पाया जाता है, तो वो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का। और कुछ सारे जो हमारे खाने होते हैं, कॉमन खाने हो गए, जैसे बच्चे जो चॉकलेट्स, कॉफ़ी या कैफीन जिसको बोलते हैं, या पेपरमिंट हो गया, कुछ लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सारे ही चीज़ें जो हैं ये पेशेंट को जो है रिफ्लक्स कॉज कर सकती हैं। अब क्या हो गया कि ये रिफ्लक्स तो ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये मरीज़ों को क्या क्या फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या मरीज़ हमारे पास डॉक्टर्स के पास क्या क्या लेकर के आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के। कॉमन है एक, उसको बोलते हैं हम हार्ट बर्न। हार्ट बर्न हो गया कि यहाँ से जो सेंट्रल जो हमारा चेस्ट है इसके आसपास सेंटर में मरीज को बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन जैसी लगने लगती है, ये कॉमन सिम्टम है। और दूसरा सिम्टम हो गया है मरीज को रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन हो गया खाना जो है मुंह में आ जाता है, खट्टा पानी खाना को, ये सारे कड़वा पानी मुंह में आ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन। ये दो कॉमन फीचर्स होते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के। बाकी सारे सिम्टम्स जो होंगे उसमें कुछ होते हैं, जैसे किसी को मरीज को खाना फंसता अटकता है जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं, कुछ लोगों में छाती में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों में वाटर ब्रेथ, थूक ज़्यादा आ सकती है। जो थूक होती है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे कि सलाइवा जो है ये फूड पाइप से एसिड को निकालता है। कुछ लोगों में ग्लोबस सेंसेशन उसको बोलते हैं, खाना अटकना, यहाँ पे लगता है कुछ फंसा हुआ है इधर गले के आसपास। कुछ लोगों में खाना रुक सकता है जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। और कुछ लोगों में खाना खाने से दर्द होती है उसको हम बोलते हैं ओडाइनोफेजिया। ये सारे सिम्टम। कुछ लोगों में नौजिया, उल्टी का मन हो सकता है। कुछ लोगों में छाती के बाहर के सिम्टम्स हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स, फूड पाइप के बाहर के सिम्टम्स, एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स। उनमें क्रॉनिक कफ, खांसी आना, होर्सनेस होना, वॉइस की जो होगी आवाज़ चेंज हो जाना, वीजिंग, सीटियाँ जैसी बजना, ये भी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोगों में अलार्म फीचर्स भी हो सकते हैं। अलार्म फीचर्स हो गए अगर किसी मरीज़ को जो है उनको नया डिस्पेप्शन, नया गैस, एसिडिटी बनने लगे और उनकी एज 60 साल से ऊपर हो, या मरीज़ को खून की उल्टी आए, या लेट्रिन ब्लैक आए, या कभी खून जो है लेट्रिन में दिखता नहीं, उसको हम बोलते हैं ऑकर्ड ब्लड हो लेट्रिन में, या मरीज़ को खून की
की कमी हो जाए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या एनोरेक्सिया, भूख कम हो जाए, या उनको कभी वज़न कम हो जाए जिसको हम बोलते हैं कि कोई रीज़न ना मिले, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या मरीज़ को खाना रुके, अटके, फंसे, या मरीज़ को बार बार उल्टी आ जाए, ये सारे ही जो सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम अलार्म सिम्टम। अब अलार्म सिम्टम तो ये सारी हो गई। ये क्यों ज़रूरी है अलार्म सिम्टम? अलार्म सिम्टम्स जो हैं इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसमें जब डायग्नोसिस करना होगा उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कोई टेस्ट तो नहीं करने। नॉर्मली जो डायग्नोसिस होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का, ये नॉर्मली होता है सिर्फ क्लिनिकल मतलब हो गया मरीज़ हमारे पास आएगा हिस्ट्री लेकर के, मरीज़ मुझे जी मुंह में कड़वा पानी या जलन होती है, यहाँ से सूजन, यहाँ छाती में कोई जलन होती है, ये लेकर के आएगा तो हम उसको बता देंगे। लेकिन अगर मरीज़ को कभी भी कोई अलार्म फीचर्स हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सारे ही अलार्म फीचर्स मैंने आपको अभी बताए हैं, वो अलार्म फीचर हों, या मरीज़ को दवाई से रेस्पॉन्स ना आए, या मरीज़ को कोई अबनॉर्मल इमेजिंग, उसने कोई और किसी चीज़ के लिए टेस्ट कराया और उसको अबनॉर्मल इमेजिंग आ गई टेस्ट टू में, तो उसको मरीज़ को जो है जांच कराना ज़रूरी है। अब जांच में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी हो गया, हम एंडोस्कोपी करके एक पाइप डाल देते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप, उससे हम मरीज़ का फूड पाइप को और मैदे को देख लेते हैं, कोई सिम्टम्स तो नहीं है जिस वजह से, या कोई बीमारी तो नहीं है जिस वजह से पेशेंट को रिफ्लक्स हो रहा है। एंडोस्कोपी जो है डायग्नोसिस, ये बात आप याद रखिए, डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है एंडोस्कोपी मरीज़ के, अगर किसी को रिफ्लक्स है। ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है अगर उनको अलार्म फीचर्स हो, या उनको एबनॉर्मल इमेजिंग हो जो कि पिछले 3 महीने में कोई परफॉर्म की गई हो। तो एंडोस्कोपी जो है 50% मरीजों में जो है कुछ भी नहीं आएगा एंडोस्कोपी में, वो नॉर्मल आएगी। सिर्फ 50% मरीजों में कभी कभी फाइंडिंग आ सकती है। तो एंडोस्कोपी जो है ये तब करें जब मरीज को अलार्म फीचर हो, या मरीज को रिस्क फैक्टर हो। एक बीमारी होती है इसको बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस, अगर वो चीज़ है मरीज को तो फिर एंडोस्कोपी ज़रूरी है। मतलब अलार्म फीचर्स, या मरीज को बैरेट्स ईसोफेगस है, या उनको दवाई से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो इंडिकेशन होती है एंडोस्कोपी की। अब एंडोस्कोपी तो हो गई, उसके बाद फिर क्या और टेस्ट है? दूसरी जो जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। मतलब हम फूड पाइप में जो है वो हम एसिड को देखते हैं कि कहीं पर मरीज को एसिड रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा और कितना हो रहा है। तो जो मरीज होंगे जिनको भी ये परसिस्टेंट सिम्टम हो, हम उनको एक एम्बुलेटरी पीएच या पीएच इम्पीडेंस मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है दो चीज़ें। एक तो वो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है कि कितना रिफ्लक्स हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी पता चलता है कि मरीज को अगर दवाई चल रही है, जो एसिडिटी की दवाई है जिसको हम पीपीआई बोलते हैं, उससे मरीज को कोई रेस्पॉन्स आ रहा है दवाई से कि नहीं। और तीसरा चीज़ हो गया, कभी कभी अगर मरीज को परसिस्टेंट रिफ्लक्स है, उसको दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, उसको हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग की। ये हो गया दूसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल मैनोमेट्री। मैनोमेट्री होती है जिससे कि हम मरीज का प्रेशर मॉनिटर करते हैं फूड पाइप में। जिन मरीजों को भी सस्पेक्टेड जीईआरडी हो और छाती में दर्द हो और उनको खाना अटके या फंसे, उनकी एंडोस्कोपी अगर नॉर्मल हो तो तब मरीजों की हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं। मतलब है कि ईसोफेजियल मैनोमेट्री कोई पहला टेस्ट नहीं होता फॉर पेशेंट ऑफ रिफ्लक्स डिजीज। उन्हीं को जिनमें सस्पेक्टेड जीईआरडी विद चेस्ट पेन या डिस्फेजिया हो, उन मरीजों में हम मैनोमेट्री करते हैं। मैनोमेट्री जो है ये मोटिलिटी डिसऑर्डर होते हैं, जो फूड पाइप की चाल के प्रॉब्लम होती है, उसको हेल्प करती है डायग्नोज करने में। तो ये मैंने आपको बता दिया 3 टेस्ट। अब हमें इसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि मरीजों को क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए जिससे कि मरीज की जो बीमारी है जीईआरडी वो सेटल हो जाए। सबसे पहले है, सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर मरीज अपनी लाइफस्टाइल में ही चेंज कर देता है, अपनी जो दिन भर की जो चीज़ें वो करता है उसमें चेंज कर देता है, खाने पीने में, बाकी सारी चीज़ों में, तो माइल्ड या जो इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स होंगे ना, जो कभी कभी सिम्टम्स या बिल्कुल थोड़े से सिम्टम्स जो होते हैं, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो बड़ों में हो, चाहे वो बुजुर्गों में, तो उनको पेशेंट को रेस्पॉन्स आ सकता है।
और दूसरा हो गया उन मरीजों में जिनको की दवाई की ज़रूरत पड़े, वो भी अगर ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो उनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब ये एक समझ लीजिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, दोनों चीज़ों से ज़्यादा फायदा आएगा। तो अब क्या है कि अब हमें लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या करनी चाहिए, वो डिपेंड करता है मरीज की उम्र पर कि वो उसकी उम्र क्या है। कुछ लोगों में यंग, जैसे छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं, उनमें अलग चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, वो आप बड़े बच्चों में नहीं कर सकते। बड़े बच्चों और जो एडल्ट्स होते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में, उनमें ऑलमोस्ट सेम ही हम बताते हैं जो परहेज़ होता है, और उनमें काफ़ी सारा रेस्पॉन्स, उनको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, जो भी मोटे या ओवरवेट लोग हैं उनको वज़न कम करना चाहिए। अगर वो वज़न कम करेंगे तो उनमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। दूसरा होता है, अगर मरीज़ जो है जिनको काफ़ी ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है, वो अपना हेड एंड जो है ना बेड को, उसको तकरीबन 8 इंच वो ऊपर कर दें, हेड एंड को 8 इंच ऊपर करें, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन में उनको लेटना चाहिए जब वो सोते हैं। इससे क्या होगा, जो उनके रात के सिम्टम होते हैं, नॉक्टर्नल सिम्टम या लैरिंजल सिम्टम, कुछ लोगों को इधर के सिम्टम खांसी का या गले में खराश होने का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन बाकी सिचुएशन में जो बाकी सिम्टम्स होते हैं रिफ्लक्स के, उसमें हमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है वो हम बता नहीं सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादातर रिसर्च नहीं है। तो ये जो पोजिशनल थेरेपी जो है, जिसको ये एक रीजनेबल अप्रोच है बच्चों में भी जिनको कि ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो जो छोटे बच्चे हैं, जो नियोनेट्स हैं, बिल्कुल जो पैदा हो, उनमें ज़्यादा कोई इसका रोल नहीं है, तो उनको आप सुला सकते हो आराम से। अब उसके बाद हो गया, ये तो हमने बताया आपको कि क्या क्या करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गया आपको सोना कैसे हो क्या। और उसके बाद होता है, जब मरीज़ खाना खाता है, रिकमेंडेड है, जो गाइडलाइंस हैं वो बोलती हैं कि 3 घंटे तक मरीज को खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, सुपाइन पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए 3 घंटे तक। अर्ली डिनर करो, डिनर 3 घंटा पहले करो, उसके बाद लेट जाओ, ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, पेट भर के ना खाइए, और फ्रीक्वेंट आगे को बेंड भी ना करिए, और हैवी वेट्स भी ना उठाइए। ये हो गया पेशेंट को क्या क्या हमें। और उसके बाद हो गया डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया कि खाने में हमें क्या क्या करना है। देखो, खाने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की होती है, मरीज़ जो हैं वो परहेज़ नहीं कर पाते, उस वजह से इनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है, उसमें जो फूड्स हैं जो कि रिफ्लक्स करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कैफीन कंटेनिंग फूड्स, जैसे कॉफ़ी, चॉकलेट, कोला ड्रिंक्स हैं, या कुछ लोग फैट्स, ज़्यादा जो फैट्स लेते हैं तो उससे क्या होता है, स्टोमक की जो मूवमेंट है, गैस्ट्रोपेरेसिस, वो स्लो हो जाती है, तो मरीज़ को रिफ्लक्स होता है। तो फैटी फूड्स अवॉइड करना चाहिए। तो पहले मैंने कैफीन बताया, दूसरा जिसमें कॉफ़ी, चॉकलेट, कोला ड्रिंक्स, फैट्स मैंने बता दिए। उसके बाद मिंट्स होते हैं, पेपरमिंट है जो कैफिनेटेड बेवरेजेस, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स बताई, ये भी नोन है जो कि रिफ्लक्स काज करते हैं। फिर जो एसिडिक फूड्स मैंने जैसे बताया, जिसमें कि ऑरेंज जूस हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, इनका भी बोलते हैं। हालांकि ये गैस्ट्रिक एसिडिटी कम करते हैं, लेकिन सिम्टम्स ये बढ़ा सकते हैं पेशेंट्स का, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोगों में जैसे सलाइवेशन मैंने जैसे बताया, जैसे जो थूक होती है, उससे भी उसको अगर हम प्रमोट करेंगे सलाइवेशन को, जैसे कुछ च्युइंग गम्स हो गए या कुछ लोजेंजेस लेते हैं, जिससे कि थूक जो बढ़े और वो एसिड को क्लियर कर ले, ये भी एक अच्छा एक चीज़ है जिससे कि रिफ्लक्स इंप्रूव हो सकता है। और मरीजों को जो जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, कुछ लोग शराब पीते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, और वैपिंग हो गया जो पैसिव, जैसे आप स्मोक कर रहे हो, आपके साथ में जो बंदा है उसको भी इसका इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप ये सारे, वैपिंग बोलते हैं इसको, अल्कोहल, टोबैको, वैपिंग, ये अगर आप सारी चीज़ें करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, तो इससे भी आपको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको रिफ्लक्स में इम्प्रूवमेंट हो जाए। अब ये तो हो गया कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और उसके बाद अब डॉक्टर्स को क्या क्या चीज़ें करते हैं आपके लिए, उसको हम बोलते हैं फार्माकोथेरेपी, ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो कुछ जो कॉमनली यूज दवाइयाँ हैं, जैसे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उनको हम बोलते हैं
फेमोटिडीन जैसे आप कॉमनली यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ओमिप्राज़ोल, रेबिप्राज़ोल, एसओमिप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल, डेक्सलांसोप्राज़ोल, सो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि एसिड को रिड्यूस कर सकती हैं। उसके बाद जो ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप के बाद जो दूसरा ग्रुप है उसको हम बोलते हैं पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर्स। ये नया ग्रुप एक आया है, ये हम ज़्यादातर रिफ्रैक्टरी जीईआरडी में देते हैं। इस ग्रुप में हमारे पास वोनाप्राज़ान एक दवाई है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। फिर कुछ लोगों में हम प्रोकाइनेटिक्स भी यूज़ करते हैं, जिनमें थोड़ा नाजिया फीलिंग हो या गैस्ट्रोपैरेसिस, मैदे की चाल जो शुरू हो, उसको हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स बोलते हैं, जैसे डोमपेरिडोन हो गया, इटोप्राइड हो गया, सिनीटाप्राइड हो गया, लिवोसल्फेराइड हो गया। ये सारी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, लेकिन इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आपको ध्यान से ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। उसके बाद हो गया कुछ लोग जो है एंटासिड, जो पीने वाली दवाइयाँ होती हैं, एंटासिड्स उनको बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी कुछ आजकल सोडियम एल्जिनेट है। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिससे कि मरीज़ को रिफ्लक्स सिम्टम में इम्प्रूव हो सकता है। अब ये तो हो गई फार्माकोथेरेपी। फिर उसके बाद होता है सर्जिकल ऑप्शंस। काफ़ी सारे मरीज़ों में जो है हमें दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम उनके जो मैंने टेस्ट बताए थे उनमें से हम करके, अगर मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो दो मेन सर्जरी जो होती है, हम एक उसको बोलते हैं फंडोप्लाइकेशन। फूड पाइप का जो लोअर एंड जो होता है, अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो उसको हम रैप कर देते हैं, उसको हम फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। वो दो किस्म से हो सकती है, ओपन या लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से यूज़ करते हैं उसको हम उससे भी मरीज़ को सर्जिकल ऑप्शन से भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और कुछ लोगों में आजकल एंडोस्कोपी से भी हम कर रहे हैं, एंडोस्कोपी की भी टेक्निक से भी हाइटस हर्निया जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉमनली जो यूज टेक्निक्स हैं उसको हम बोलते हैं आर्मा टेक्निक एक है, इसको बोलते हैं एंटी रिफ्लक्स मिकोजल एब्लेशन जो है वो हम करते हैं नीचे, या कभी कभी एक टिफ टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं एंडोस्कोपिकली, जिससे भी कि मरीज़ को सिम्टम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी भी मरीज़ को सिम्टम्स हैं जो कि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसको दवाई से या परहेज से, तो हमेशा बेटर है वो एक किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनसे ही ओपिनियन लें। अगर मरीज को परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी जीईआरडी, रिफ्रैक्टरी होगा जबकि उनको रेस्पॉन्स नहीं आए, उस कंडीशन में ऑलवेज बेटर है कि वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो रिफ्रैक्टरी जीईआरडी जो है हम अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। होप आपको ये जो मेरी वीडियोस हैं ये आपको पसंद आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं और आपके लिए वीडियोस बनाऊं, और जो भी ये आपको डाइट के बारे में रिकमेंडेशन है ये आप यहाँ से जो मेरे वीडियो से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।